नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। 140 साल पहले बनी कांग्रेस आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, अपना 84वां अधिवेशन कर रही है। गुजरात में 64 साल बाद हो रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बहाने पार्टी महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विचारधारा के दम पर अपना राजनीतिक सूखा दूर करने की कोशिश में है। गुजरात के अहमदाबाद अधिवेशन में मोदी के गुजरात मॉडल का तोड़ खोजने में भी जुटी हुई। बैठक में राष्ट्रीय नेताओं समेत पार्टी के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं इस बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति भी तय हुई। 9 अप्रैल को रिवर फ्रंट पर भी पार्टी का अधिवेशन हो रहा है, जिसमें देश भर के करीब 3000 नेता और प्रतिनिधि शामिल हैं। आपको बता दें कि 1961 में गुजरात के भावनगर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। इसके बाद से कांग्रेस ने एक तरफा बढ़त बनाई और गुजरात समेत कई राज्य और केंद्र सरकार में लंबे समय तक। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन शुरू हो गया, आज और कल ये चलने वाला है। गुजरात में कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन 1961 में भावनगर में हुआ था। अब 64 साल बाद कांग्रेस ने एक बार फिर गुजरात का रुख किया है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस ने गुजरात में अधिवेशन आयोजित करने का फैसला आखिर क्यों किया? कैसे पार्टी को कोई बड़ा फायदा होगा? गुजरात में कांग्रेस की वास्तविक स्थिति आखिर क्या है? तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कई तरीके के आरोप भी लगाए। आपको सुना देते हैं जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हम बापू की धरती पर आए हैं, पटेल की धरती, जिन्होंने इस देश को संदेश दिया, देश को मजबूत किया। और निश्चित कांग्रेस का ये महाधिवेशन इस देश के अंदर एक नई दिशा, एक नई रास्ता तलाशेगा और कांग्रेस निश्चित तौर से मजबूती से आगे बढ़ेगी। और निश्चित बापू के दिखाए जो सपने हैं, जो हमारे सरदार पटेल के जो संघर्ष हैं, और उस पर हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। पूरे देश में एक उदासी का माहौल है, पूरे देश में एक अंधेरा छाया हुआ है। आप स्टॉक मार्केट देखिए, आप महंगाई देखिए, आप बेरोजगारी देखिए, आप महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा देखिए, आप दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं, इन सब की जो स्थिति है, जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने निर्णय क्यों लिया कि गुजरात की धरती पर आकर फिर से यहाँ से ऊर्जा लेकर, फिर से यहाँ से प्रेरणा लेकर और इस चुनौती को स्वीकार करें। जब भी ऐसा माहौल आया है, कांग्रेस पार्टी ने सही कदम उठाए हैं और समाज में फिर से सूरज उगता है कि आजादी के आंदोलन के दौरान भी गुजरात ने ही दिशा दी थी और अब भी पूरा देश कांग्रेस की ओर उम्मीदों की निगाहों से देख रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी ही गुजरात से जो प्रेरणा और ऊर्जा लेकर आएगी, कांग्रेस ही रास्ता दिखाएगी। पटेल और महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये ऐतिहासिक अधिवेशन कल होने जा रहा है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की मीटिंग चल रही है और न्याय पथ के नाम से हमारा रेजोल्यूशन आएगा। उस प्रस्ताव पर अभी सभी सदस्य अपनी राय दे रहे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गुजरात वो जमीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहाँ पूरे देश भर के हमारे एआईसीसी के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। जो संदेश आज यहाँ से निकल कर जाएगा और कल के अधिवेशन में वो रेखांकित होगा, वो पूरे भारतवर्ष में तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा। आप सबको याद होगा 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा।
खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कर्नाटका के अंदर कि आने वाला वर्ष 2025 बूथ से लेकर प्रदेश और देश तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और जगह कांग्रेस पार्टी में कैसे मिलने वाली है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है, सदस्यगण अपने अपने सुझाव दे रहे हैं और एक बहुत मजबूत रेजोल्यूशन हम लेकर आएंगे। न सिर्फ देश पे जो हालात हैं उस पर हम विवरण करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या स्टैंड रहेगा हर मुद्दे पर, उस पर चर्चा हो रही है। मैं मानता हूं कि गुजरात से, यहां पर ये बात मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि गुजरात में पिछले समय जो चुनाव हुए हम जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस की जड़ें गुजरात में बहुत मजबूत, बहुत गहरी हैं। उन तमाम मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम हमको करना पड़ेगा और इस अधिवेशन से उस प्रयास को और मजबूती मिलेगी। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से राज शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी और राजनीतिक विश्लेषक अनुराग नेता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज शर्मा जी, आपका ही रुख करूंगा मैं। 64 साल बाद फिर याद आया गुजरात, कुछ तो होगी बात, इतना लंबा अंतराल आखिर क्यों? और इस अधिवेशन में क्या कुछ अब की बार खास रहने वाला है? जिस तरीके से वहां पर माहौल बना हुआ है, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पार्टी आखिर 125 साल पुरानी पार्टी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। नहीं, क्या ये गुजरात अहमदाबाद क्या केस से बाहर है? नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी कर सकते हैं हम लोग, इसमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी 2 पे थी, हम कभी ना 2 पे आएंगे न थे। हम बहुत निचले स्तर में गए तो 44 पे गए थे, अब 99 पे आ गए, 100 पे आ गए, फिर 200 पे आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? और एक और बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को 240 चाहिए सरकार बनाने में। अगर हमारे 25-30 और आ जाते तो सरकार हम ही बनाते। ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, यहाँ पे बैठे हुए भी जानते हैं। और आज हमारा अधिवेशन हो रहा है वहां पे, मुझे लगता है कि वो भी देश का हिस्सा है। अहमदाबाद कहीं पे भी हो सकता है और किसी भी जगह हो सकता है। इसमें शायद मुझे लगता है सबको सवाब नहीं होना चाहिए। हमें पुरानी पार्टी है, इसमें तो कोई कहने में कोई शक भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल राज शर्मा जी, पुरानी पार्टी है और जैसा हम देख रहे हैं आजकल, और हम ही क्या पूरा देश देख रहा है, 2014 के बाद जरूर गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव हारना और काफी राज्यों से सरकार चले जाना, तो कहीं ना कहीं तो रणनीति में कमी रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं तो रणनीति में, देखिए इसमें डिनाई नहीं करना है, ये नंबर का गेम है। सरकार और विपक्ष का कुछ तो कमियां रही होंगी जो लोगों को पसंद नहीं आई। अच्छा, राजनीति ही प्रेरणा वो होती है जो अपनी कमियों को दूर करे। बिल्कुल, सब कुछ है, इसमें क्या है? मैं यहाँ के झूठ बोलूं नहीं, हमारी कोई कमी नहीं रही, लोगों ने इनको वोट दिया, इनके नंबर ज्यादा थे, इन्होंने सरकार बना ली। अच्छा, एक और बात है, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है। बिल्कुल, हो सकता है हमारी कमियां दूर हो जाए। जो मेरी पार्टी के जननायक राहुल गांधी जी जो देश का भ्रमण कर रहे हैं और देश की जनता उनको जो एक्सेप्ट कर रही है बेसिकली, तो निश्चित रूप से तो नहीं, हंसने की कोई बात नहीं, ये दांत दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देश संवेदनशील से हो रहा है। हाँ, मैं दावे के संग कह सकता हूं कि मेरे नेता पढ़े लिखे। अभी जो आपने कहा कि ना आप मुझे कहने दो जरा। नहीं, मैं ऐड कर रहा हूं। मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरा अफसोस है, अनपढ़ है। मेरी बदनसीबी है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरा अभिभावक अंग्रेजी में बात नहीं करता, विदेश में जाके एक दूसरा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अंग्रेजी बोलता है, बिना समझे मेरे देश का प्रधानमंत्री करता है, जैसे ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ही डजंट नो एनीथिंग, ही इज बेसलेस व्यक्ति। नहीं राज शर्मा जी, वो ठीक है, वो हम सबके ही प्रधानमंत्री हैं। दूसरा, गुजरात की बात राज शर्मा जी दिखा रहे हैं ना। हाँ, गुजरात की बात इसलिए कर रहे थे, दांत दिखा रहे हैं, हाँ, ये तो देश को दांत दिखा रहे हैं। राज शर्मा जी, गुजरात की बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि
जो वहां पर मोदी मॉडल ये चला दिखाने हुआ के है, लिए तो लोग मानते हैं, राजनीतिकार जो है वो मानते तो हैं दिख कि रहे हैं। देश में भी मोदी अच्छा, मॉडल मैं नहीं गुस्सा होता हूं, उसी कभी तर्ज नहीं पर होता चल हूं। रहा है। तो और कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि गुजरात से ही मोदी मॉडल को तोड़ा अगर, जाए। और पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी गुजरात गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा भी था कि हमारी पार्टी के खुद के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। चौधरी साहब, एक और बात है, मुझे यहाँ झूठ कहने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक भटनागर जी यहाँ बैठे हैं, इन्हीं को झूठ बोलने की परमिशन है, मुझे नहीं बोलनी है। मैं एक बात बोलता हूँ, क्योंकि ये डिबेट संवेदनशीलता है, इस पे दांत दिखाने का कोई औचित्य मुझे नहीं लगता। शायद है, मुस्कुराने का भी कोई मतलब नहीं है। आज आप सरकार में हो, आपको लोगों ने वोट दिया, आप सरकार में हो, इसके कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम भी तो सरकार में थे। बताइए आप कब थे? क्या ये भटनागर जी कह देंगे इनके साइनिंग इंडिया को बलर किसने किया था? हमने किया था। 6 महीने पहले चुनाव करा दिया था। हारे थे, नहीं हारे थे, अब फिर हार जाएंगे। ये 2 में थे, 300 आ गए, हम तो आज भी 44 से 100 में आ गए। और एक और बात बता रहा हूँ, 99 थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट हो गए थे। पर थोड़ा बोलने दो यार, थोड़ा बोलने दिया करो। ये कोई गुल्ली डंडा नहीं हो रहा है, ये कोई रमी नहीं हो रहा है, ये भी ड्रीम 11 नहीं है ना। और भटनागर जी, थोड़ा सा संवेदनशील हुआ करो, लोग देख रहे होते हैं। आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हो, आपको सोचना चाहिए आपको कैसे बोलना है, कब हंसना है, कब रोना है। ठीक है शर्मा जी। भटनागर जी सुन पा रहे हैं आप? देश बर्बाद हो जाए, रोगे। ठीक है भटनागर जी, आज जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने सीधा बीजेपी पर आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार ने गांधी जी का अपमान किया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। किस दोबारा एक बार रिपीट करेंगे पुष्पेंद्र जी? हाँ, मैं बोल रहा हूं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए कि मोदी सरकार ने गांधी जी का अपमान किया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, और हम संविधान को बचाकर रखेंगे। ठीक है, कई तरीके की बातें आज उन्होंने कही। मैं बहुत अच्छा, सबसे पहले तो मैं जवाब दे दूं आदरणीय शर्मा जी को। मैं हंस रहा था, ये जननायक शब्द बोला ना, जननायक का बहुत बड़ा महत्व होता है। जननायक बोलना जो एक हंसी का पात्र हो देश के अंदर, नेता विपक्ष बनने के बाद भी आपने जननायक बोल दिया। मैं क्या, सारा जो इस समय जो लाइव डिबेट हमारी देख रहा होगा बैठे हुए, उसको दस रहा होगा कि जो नेता विपक्ष बैठ के जनता के विषय में लड़ाई जिसे लड़नी है, एक सदन के अंदर बैठ के, और वो इधर उधर की बात करनी और बाहर चले जाना, चुप रहना, सो जाना, वो एक मुखौटा है। जो चीजें हंसते लोग बात, तो थोड़ा सा मुझे स्पष्ट है। अब आइए, अब आपने जो मुझे पूछा, सरदार पटेल एक वो नायक थे जिन्हें आप जननायक कह सकते हैं। और आज सरदार पटेल की क्यों याद आई? आज सबसे बड़ा विषय यही है कि आज जो है सरदार पटेल की क्यों याद आई। आज इसलिए याद आई कि उनको पता है कि गुजरात की जो जमीन है इससे सदैव हमेशा के लिए खिसक चुकी है। पता है इनको। 77 से 17 पे आ गए ना, वो जननायक ने वहीं से यात्रा निकाली थी ना, मोरवी को मुद्दा बनाया था ना। मोरवी ने ऐसा तमाचा पलट के मारा सभी दलों पे कि अकल ठीक कर दी सबकी, क्योंकि ये लोग जो है लाशों पे दूसरे की पीठ के पीछे खड़े होकर राजनीति करते हैं। अब ये जनाब और थोड़े से बात बताया, तब गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात में इन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम लिया, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया। अगर अधिवेशन करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो इतनी बड़ी स्मृति बनी है, 2 पुष्प चढ़ जाते जाके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, और वो भी जो दलितों की बात कर रहे हैं, शोषितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जो ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ गई थी वहां पे? पुष्पेंद्र जी, इस हिंदुस्तान ने महाकुंभ में जता दिया और बता दिया पूरे देश को और पूरे दुनिया को कि हम एक है, श्रेष्ठ है, और बटे नहीं और कटेंगे नहीं। ये चीज बता दी है इस महाकुंभ के अंदर। उस महाकुंभ में ढूंढ लेते आप, बैकवर्ड कौन है, एससी कौन है, एसटी कौन है, ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है, ठाकुर कौन है, कायस्थ कौन है, ढूंढ लेते ना, क्यों ढूंढ ले, लिस्ट बना लेते बाद बैठ के। चलिए बनाई ठीक है। किसी ने नहीं, ये केवल राजनीति, केवल देश को बांटने की है। और कांग्रेस ने इतने लंबे तक सत्ता करना, खत्म करो, 2 मिनट लोगों को बताते, ज्यादा लंबा नहीं होगा। इस कांग्रेस से सत्ता जो भोगी है, जो राजकुमार है राहुल गांधी देश के, उनके जो दिमाग में फतूर है कि मैं राजा हूं, वो निकाल दिया जनता ने।
जनता राजा है देश की, क्योंकि इन्होंने सदैव किसान रहने दिया, किसानों को कोई सुविधा नहीं दी, ना उनको नुकसान की भरपाई, ना किसानों को आगे बढ़ दिया। उसी प्रकार एक नहीं मुस्लिम भटनागर जी, समुदाय अगर किसानों की बात करते हैं तो किसान तो इस सरकार में भी खुश नहीं है। पुष्पेंद्र जी, मैं पूरी करता हूँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने किसानों को किसान रहने दिया, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इन्होंने मुस्लिम समुदाय के साथ इन्होंने वो जाति करी है, उनके बच्चों केवल 2 व्हीलर ठीक कराने में, गाड़ी साफ कराने में लगा के रखा सभी जिंदगी भर। कि मदरसों में पढ़ो, इंग्लिश स्कूल में मत पढ़ो, कंप्यूटर मत चलाओ, पेशकश चलाओ, इन्होंने वो चलाया। वही दलित के बच्चे के साथ करा इन्होंने। सुविधाएं तो दी मगर उन्हें आने नहीं दिया, केवल वोट बैंक के चक्कर में। साहब आज दिख रहा है इन्हें कि आज दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा सारे, उनको पता है कि पहले हम हिंदू हैं और हमें हिंदुत्व बना के मजबूत रखना है और दुनिया को दिखाना है 120 करोड़ इस देश में हिंदू रखते हैं और बटे नहीं। और आधे हिंदुस्तान ने इस महाकुंभ में स्नान करके बता दिया कि हम एक हैं और श्रेष्ठ हैं। ठीक है भटनागर जी, ठीक है। हेमंत सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि 64 साल बाद गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन करना और 64 साल पहले भावनगर में अधिवेशन करना, ये जो पूरी रणनीति है, ठीक है, किस तरफ जा रही है कांग्रेस की, और दूसरा इससे क्या फायदा हो सकता है? पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस के लिए ये अधिवेशन बहुत ही मायने रखता है। 64 साल बाद गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन कर कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी से लड़ने और उसे हराने का राजनीतिक संदेश देना चाहती है। गुजरात में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। बिल्कुल, उसकी तैयारी कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है। गुजरात में हो रहा कांग्रेस का जो अधिवेशन है, यह उसी का परिणाम। लेकिन ये सब जानते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे और जो काम उन्होंने बीजेपी के लिए गुजरात मॉडल के रूप में किया, वो हर चुनाव में बीजेपी उसको अपना मॉडल के रूप में पेश करती है। ये अलग बात है कि बीजेपी का गुजरात मॉडल उसे अपने यूपी मॉडल से चुनौती मिलने लगी है। ऐसे में कांग्रेस को अब गुजरात ही नजर उम्मीद आती है, उसे लगने लगा कि बीजेपी को गुजरात में हराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए राज्य में उसका कोई संगठन का जनाधार नहीं है और ना ही उसके पास कोई नेता है। अपने नेता और कार्यकर्ता जो लोग खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस के पास करीब 2 साल का भी समय है। ऐसे में अगर जनता से जूझने वाले नेता और कार्यकर्ता वो तैयार करते हैं तो बीजेपी को हराने का सपना पूरा हो सकता है। बीजेपी अभी भी गुजरात में अजय बनी हुई है, जबकि वरिष्ठ नागरिक देखिए, एक शास्त्री जी हैं महाराज कृष्ण कुमार सिंह जी और भावनगर यूनिवर्सिटी के कुलपति विद्युत ज्योति भी हैं। वो क्या कहते हैं, उन्होंने यही कहा कि कोई देश की कोई भी राजनीति अगर संस्कृति के रूप में उभरती है तो वो गुजरात से होती है। इसलिए इनका ये जो अधिवेशन है ना गुजरात में, इसीलिए बहुत मायने रखता है। अब मैं इस संदर्भ में जो अधिवेशन हो रहा है उसके संदर्भ में कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की कमियों को स्वीकार किया और सुधार का वादा किया। बिल्कुल, उन्होंने अपनी जो गलतियां की वो क्या गलतियां की हैं, कांग्रेसियों को गद्दार बताकर उन्होंने ऐसा बर्रे में छत्ता में हाथ डाला था कि उनके अपने यहाँ हाथ जल रहे थे। दूसरा, उनके लोगों ने बताया कि आरएसएस के खिलाफ ना बोले, हिंदू नाराज हो जाएंगे। और राहुल गांधी के बयान पर दिग्विजय सिंह को गुजरात के दौरे से किनारा करना पड़ा था। पार्टी की मजबूती के लिए कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के अहम बैठक की, खड़गे जी ने भी बताए, और गुजरात में नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जनता का विश्वास जीतना और मुद्दों पर काम करने की सलाह दी। क्योंकि आज कांग्रेस गुजरात में करीब करीब 3 दशक से दूर है। राहुल गांधी जी ने पिछले साल 2024 से जुलाई में क्या कहा था, याद होगा आपको, कि आप लिख कर ले लो कि आपको विपक्षी इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रही है। और ये मौका कब था, जब नरेंद्र भाई जी के सरकार का विश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष में राहुल गांधी ने संसद में पहला भाषण दिया था। उन्होंने यही बात संसद में भी दोहराई और आज गुजरात में भी दोहरा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गुजरात का 2 बार दौरा भी किया और एक बार फिर गुजरात के अहमदाबाद में इस बार उनका अधिवेशन हो रहा है। राहुल गांधी जी बीजेपी को हराने का दावा कब किया, जब कांग्रेस संसद में 3 अंकों में सीट जीतने में केवल 1 सीट दूर रह गई थी। बिल्कुल, कांग्रेस और उनके नेताओं के हौसले बुलंद थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में कुछ नहीं आया, उसे हार मिली। और सफलता मिली भी कहा, थोड़ी बहुत झारखंड में, कश्मीर में, लेकिन वहां जूनियर पार्टनर के रूप में हो गए।
राहुल गांधी 7 मार्च को गुजरात का जो दौरा किया, गुजरात में कांग्रेसियों के लीडरशिप 2 तरह के बोले, एक तो वो जो जनता के साथ खड़े हैं और दूसरा वो जनता से कटे हैं, मतलब कि आधे बीजेपी में मिले हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, 10, 15, 20, 30, 40 को हटाना भी पड़े तो हम उदाहरण के तौर पर इसको हटाएंगे। इससे कांग्रेस में सनसनी फैल गई थी, नेतृत्व का संकट आ गया था। कांग्रेस ने कई कदम उठाने के लिए क्या किया, उन्होंने जिग्नेश मेवानी को और हार्दिक पटेल को भी शामिल किया। लेकिन इसका फायदा तो कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस ने पटेल को अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन पार्टी में जान नहीं पुग सके, लास्ट में वो बीजेपी में चले गए। साल 2022 में क्या हुआ, गुजरात का त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, आम आदमी पार्टी इसमें अपना जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। परिणाम क्या था, 189, 80 मतलब 79 सीट में लड़ने वाली कांग्रेस मात्र 17 सीट जीत पाई थी और 41 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। मात्र 42% वोट रह गई थी उसके पास। तो वही आपके अगर देखा जाए, आप आदमी पार्टी 5 सीटें बनाई, इसका परिणाम क्या हुआ, बीजेपी ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। चुनाव के बाद कांग्रेस के 5 विधायक भी उनके साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए और 2013 के बाद सबसे बड़ा जो सेटबैक है कांग्रेस के लिए, जो 52 चुनाव हारे, 12 पूर्व मुख्यमंत्री और 47 बड़े नेता पार्टी को छोड़ के चले गए, जिसमें प्रमुख थे अशोक चौहान, किरण कुमार रेड्डी, गुलाम नबी आजाद, दिगंबर कामत, प्रताप सिंह राणे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, लुइजिनो फ्लोरो, एस.एम. कृष्णा थे, नारायण राणे थे, विजय बहुना गए थे, पेमा खांडू थे, रवि नायक थे, जगदम्बिका पाल थे और नारायण दत्त तिवारी थे। तो ऐसी खिसकती जमीन पर ठीक है कांग्रेस को बहुत काम करना होगा, ठीक है, तब जाकर के वो गुजरात के मॉडल को डिच दे पाएगी। ठीक है। अनुराग जी, आप क्या समझते हैं अधिवेशन से, क्या कुछ फायदा हो सकता है? और ये जो अधिवेशन हो रहा है, इसमें क्या कुछ आगे के जो प्लान है कांग्रेस के, उसमें क्या कुछ रणनीति करने की जरूरत है? क्योंकि जैसा अभी हेमंत सर ने बताया कि कई नाम लिए, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, ठीक है, अभी एक चेहरा और है उसी टाइम का, कन्हैया कुमार बिहार में। जी अनुराग जी, ये जो है, एक तो ये अधिवेशन जो है, अधिवेशन तो होता रहता है, लेकिन ये एक जो जगह का जो चयन किया कांग्रेस ने और जो गुजरात में अधिवेशन किया, ये जरूर एक जो है एक चौंकाने वाला भी एक तरीके से मैं कहूंगा कि एक फैसला था कि गुजरात में करना, कि जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां ना करके और गुजरात में करना। और गुजरात में चुनाव को भी अभी 2 से 2.5 साल और बाकी है, उसके पहले बिहार में भी चुनाव है। तो सबसे पहले ये एक महत्वपूर्ण इनका फैसला था। फिर उसके बाद जो है कांग्रेस के अंदर जो मेरे हिसाब से ये चर्चा होनी चाहिए कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, कि आगे के जो चुनाव आ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो या आगे चल के 4 साल बाद लोकसभा चुनाव। क्योंकि अगर आपने देखा लोकसभा में उनका प्रदर्शन थोड़ा सा सुधरा, उनके 99 सीटें उन्होंने हासिल की, जीती, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में, लोकसभा में उन्होंने अच्छा किया था, फिर भी वो विधानसभा में बुरी तरीके से हारे, हरियाणा में भी वो हारे। अब उनको एक चीज ये भी सोचनी होगी कि आगे चल के क्या राज्यों में गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए या फिर अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि दोनों की अपने अपने मायने हैं। नहीं अनुराग जी, यहाँ पर मैं एक बात समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कोई भी विधानसभा का चुनाव हो, किसी भी राज्य में चुनाव होता है, तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो सभी उतरते हैं मैदान पर, ठीक है, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, ठीक है, अच्छे से प्रचार भी किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी रैली में लोग ना आते हों, लाखों की संख्या में लोग भी आते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब नहीं पता चलता कि आखिर वो लोग सिर्फ एक दिखावा था, आखिर क्या था। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हरियाणा और दिल्ली ये 2 चुनाव इसके बहुत अच्छे जो है उदाहरण के रूप में है। अगर आप देखो हरियाणा में कांग्रेस की रैली में काफी लोग आया करते थे, काफी भीड़ जुटती थी और एक माहौल भी ऐसा लगता था कि कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन नतीजा क्या हुआ, कांग्रेस हारी। फिर दिल्ली में भी जब राहुल गांधी ने खुद दिल्ली में प्रचार किया, प्रियंका गांधी जी ने प्रचार किया, इतने बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली में प्रचार किया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन और भीड़ भी जुटी, लेकिन नतीजा क्या आया, मतलब राहुल गांधी जी ने जो बात गुजरात में बोली थी, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए,
कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता वो हैं जो सीधे सीधे पार्टी से जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जैसे बीजेपी। तो वो कहीं ना कहीं जो उदाहरण है वो और राज्यों पर भी लागू होता राहुल गांधी का। जी बिल्कुल, ये पूरे देश के नेताओं पे लागू होता है। अब जैसे कितने सारे नेता, जो हेमंत जी ने भी बताया कि कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, या फिर कांग्रेस में है लेकिन बात भाजपा के हित के करते हैं। तो ऐसी जो लोग हैं, उनको पार्टी से, अगर पार्टी को अनुशासन हीनता पे अगर उनपे कोई कार्रवाई भी करनी पड़े, तो आज राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा भी है कि हम उनपे कार्रवाई भी करेंगे। और ये काफी एक अच्छा निर्णायक एक कदम होगा अगर ये किया जाता है कांग्रेस में, क्योंकि अनुशासन, मैं देख रहा हूँ कब अनुशासन का पालन कई बड़े बड़े नेता भी नहीं करते हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ बोल पड़ते हैं, तो इससे पार्टी को नुकसान होता है। इन फाइटिंग कांग्रेस में फिर इन फाइटिंग बहुत ज्यादा है। अगर हरियाणा में भी हम देखें तो एक हुड्डा का कैंप था, एक शैलजा कुमारी का कैंप था, दोनों में इन फाइटिंग इतनी ज्यादा हुई आपस में सीएम बनने के लिए कि पार्टी चुनाव ही जीत नहीं पाई और सीएम कांग्रेस का भी नहीं बन पाया। तो ऐसे ही है, अगर आप देखो दिल्ली में भी 2 या 3 अलग अलग खेमे बने हुए हैं, एक अजय माकन जी का खेमा है, एक संदीप दीक्षित का खेमा है। तो अब जो है आपस में ही ये लोग जो है, और आपस में ही जो इन फाइटिंग जो कांग्रेस में हमेशा से ये कम से कम मैं 10 से 12 साल से देख रहा हूँ, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी ये कमी रही है कि इन फाइटिंग हमेशा होती है, चाहे राजस्थान में भी हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। अब आज जैसे कि इन्होंने जो है कई बड़ी बड़ी बातें जरूर की उन्होंने, फिर ये भी इन्होंने जरूर कहने की कोशिश की कि हाँ कि कांग्रेस वापसी करेगा, एक जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भरने की कोशिश की, क्योंकि अभी लगातार काफी चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। जो भी लोकसभा के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं सब में प्रदर्शन खराब रहा है। एक झारखंड में आप कह सकते हो कि ठीक है, आप जितनी पहले सीटें थी उतनी लगभग सीटें आई है विधानसभा में, लेकिन जूनियर पार्टनर। ठीक है अनुराग जी, ठीक है राज शर्मा जी, क्योंकि अभी जैसा एक उदाहरण हेमंत जी ने दिया था अभी कि जब गुजरात में आपके नेता जाते हैं तो उनसे बोल दिया जाता है कि आरएसएस के विरोध में नहीं बोलना है। तो ये जो बोलने वाली जो बातें हैं, तो कहीं ना कहीं अब इनको लेकर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको भी समझ में आने लगा है कि उसी हिसाब से नाप तोल कर बोलना है कि किसी पर कोई फर्क ना पड़े। अगर हम वक्फ संशोधन विधेयक की बात करते हैं तो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जैसे राहुल गांधी जी हो गए, ठीक है, प्रियंका गांधी जी हो गई, ठीक है, और भी 1-2 बड़े नेता हैं, तो उन्होंने खुलकर उस हिसाब से बीजेपी का विरोध नहीं किया इस विधेयक को लेकर। 2-3 नेता जरूर हैं, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी हैं, सैयद नासिर हुसैन हैं, गौरव गोगोई हैं, लेकिन बड़े स्तर पर वो चीज़ देखने को नहीं मिली। तो क्या वो समझ चुके हैं कि जनता क्या चाहती है, या फिर हमें किस तरीके से बोलना है, या फिर जो सलाहकार हैं वो अब एडवाइस देना शुरू किया? ना देखो चौधरी साहब, मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो से वही करना चाहिए जो जनता पसंद करती है। और अभी अनुराग भाई कह रहे थे, मुझे बहुत दिनों में अच्छा लगा कि अनुराग भाई जो बात कह रहे थे मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अब हेमंत भाई भी कह रहे थे, उनकी बात से भी कम 70 से 80% में इत्तेफाक रखता हूँ। और मैं दावे के संग कहता हूँ, मैं यहाँ कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस को बर्बाद होने के लिए कोई भी बयान नहीं दे सकता। और मुझे कांग्रेस के प्रति एक दिल की एक लगाव है। कुछ तो गलतियां हो रही है, कुछ तो गलतियां हो रही है जिसको यहाँ पे नहीं कहा जा सकता। देखिए, मैं एक और बात, मैं डिबेट करता हूँ तो मैं देखता हूँ विश्लेषक लोगों के अंदर भी दिल में एक भावना होती है कि कांग्रेस पार्टी सरकार में आए। हेमंत भाई कह रहे हैं, अनुराग भाई कह रहे हैं, ये बात अपने दिल का दर्द नहीं कह रहे, ये देश की जनता का दर्द कह रहे हैं। चौधरी साहब, मैं गलत नहीं बोलूंगा, कुछ गलतियां हमारी पार्टी में हो रही हैं और जिसके कारण देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल राज शर्मा जी, वही बात निकल के सामने आ जाती है। राहुल गांधी खुद खूब मेहनत करने से लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और इस तरीके की तस्वीर सामने आती है कि वो उन लोगों से मिलते हैं जाकर जो सुर्खियां बन जाती हैं, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी छा जाते हैं, ठीक है, जनता के बीच में राहुल गांधी जाते हैं, सभी का हाथ पकड़ के चलते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा का, उनकी इस मेहनत का आखिर क्यों प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं वो, या फिर बात नाप तोल कर वही आ जाती है कि अपने ही घर में विरोधी हैं? देखिए, मैं एक और बात कहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि आज ये जो डिबेट हो रही है ये देश के आगे ले जाने के लिए या पीछे हटाने की एक दिशा तय करेगी।
देखिए, जितना राहुल गांधी जी अगर मेहनत करते हैं, जितनी प्रियंका जी करती हैं, सोनिया जी तो हमारी आदर्श हैं, वो अब उनकी एक एज है, मैं और वो भी उस एज में आके भी मेहनत करती हैं। अगर इन लोगों की तरह 5% ये राज शर्मा भी मेहनत कर ले, कांग्रेस को सरकार में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मैं ही नहीं मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे जननायक। मेरी पार्टी का बात है, मैं जानता हूँ पार्टी के लिए। अभी अनुराग भाई की ऐसे विश्लेषक होने चाहिए, हेमंत भाई जैसे विश्लेषक होने चाहिए। मैं अमूमन देखता हूँ कि विश्लेषक बायस हो जाते हैं, हेमंत भाई हो या अनुराग भाई हो, इन्होंने कोई बायस होकर बात नहीं करी है। मेरी एक आदत है, मैं सही को सही कहना पसंद करता हूँ, गलत को गलत कहना पता हूँ। मतलब कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मा, जो कहो, जो सोचो, जो करो, उस पर सामंजस्य बैठाओ तो वही होना चाहिए। और राहुल जी ने अगर अहमदाबाद को चुना है तो कुछ तो बात होगी। आज आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि देश में किसको बोलने की आजादी है, कोई नहीं बोल ठीक है सकता। शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी। भट्टागर जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक सवाल मैं हेमंत सर से ले लेता हूं। सर, क्योंकि अगर हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रणनीति देखते हैं राजनीतिक तौर पर, जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी की तरफ से तरह तरह के एजेंट भी बना दिए जाते हैं और जिम्मेदारी दी जाती है कि एक व्यक्ति को कम से कम 80 वोट लेकर ही आनी है, बूथ एजेंट बना दिए जाते हैं। तो काफ़ी तरह की बातें हैं। अभी राज शर्मा जी ने काफ़ी चीज़ें बताई, क्योंकि वहाँ पर जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो तो मेहनत करने से लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, एक जो विश्वास होता है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस की बात कहीं ना कहीं आ जाती है कि नहीं, हम तो पार हो ही जाएंगे। तो इस चक्कर में भी कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। उसमें अंदर देखिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और बीजेपी वही कर रही है जो कांग्रेस ने गलतियां की उसको सुधार रही है। कोई नया काम नहीं हो रहा है। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे कल सड़कों पर थे, तभी तो देश आजाद हुआ। आंदोलन हुए, नमक से लेकर सत्याग्रह हुए। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने काम नहीं किया ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा। देश की आजादी में इनका बहुत बड़ा रोल है, ये कोई नहीं डिनाई कर रहा। संविधान बना, संविधान का कहीं दुरुपयोग कुछ हो गया, वो दुरुपयोग से पार्टी को बहुत नुकसान हो गई। भट्टागर जाऊंगा अभी। राज्यपालों के ऑफिस यूज किए गए लोगों को हटाने के लिए। शब्दों को थोड़ा सा ज्यादा देना चाहता हूँ। इस देश की आजादी के जो 75 वर्ष होने जा रहे हैं, जो आप नमक आंदोलन की बात कर रहे हो, अभी आपने कांग्रेस को देखा बनाते हुए? भारत छोड़ो देखो आंदोलन का भी देखा है? किसी अधिवेशन में आपने देखा है कि इन्होंने महात्मा गांधी जी को कुछ चढ़ाए हो या उनके कोई गीत गाया हो? कभी सुना है आपने? कभी राष्ट्रगान सुना है? महात्मा गांधी को हम मारते हैं? आप कौन है? कभी आप बताइए, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कुछ मानते देखा नहीं? आज राहुल गांधी ने इस प्रकार माला पहनाई, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैसे माला पहना के, कैसे देख के माला पहनाई, ये तो इनकी इज्जत और मान सम्मान है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। हमने देखा, पूरे देश में पूरी मीडिया ने देखा कि राहुल जैसे कैसे इज्जत दे रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, माला पहना के देखते हैं ऐसे। तो ये मंशा दिखाई देती है। उनको 29 साल की क्योंकि आप थोड़ा सा कांग्रेस स्कॉलर में थोड़ा बताएं कि ये कोई ऐसा कोई पर्व बनाते हो जो ठीक है भट्टागर, एक बार बात पूरी सुन लीजिए। भट्टागर जी, आपके में गुस्सा क्यों है? नहीं शर्मा जी, मैं आपके गुस्सा नहीं बोला, आपसे नहीं मांगा जवाब मैंने। शर्मा जी, मैंने आप सवाल नहीं जवाब नहीं मांगा। ठीक, एक बार हेमंत सर की बात पूरी बात कर रहा हूँ। ठीक है शर्मा जी, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे बहस करने को तैयार हूँ मैं। वही कह रहा हूँ, जननायक है ना आपके जननायकों की, अपने जननायकों की आदत सुधारी। ये कांग्रेस की बर्बादी कारण है आपके जननायक, जिन्हें आप जननायक कह रहे हो, आदर्श कह रहे हो ना, ऐसे आदर्श को छोड़े। ठीक है, शांत हो जाइए, सोनिया गांधी हेमंत सर बैठे हैं। भट्टागर शांत हो जाइए। उम्र दे दी, आदर्श नहीं है। ये देश आजाद नहीं हुआ था। कह रहा हूँ, आप राहुल गांधी को जननायक कह रहे हो, तो राहुल गांधी से पिताजी के टाइम से, इंदिरा गांधी के टाइम से जो राजनीति कर रहे हैं वो जननायक नहीं है। अच्छा, एक बात कितनी मलाई घी मक्खन लगा के काम करोगे राहुल गांधी के? भट्टागर जी, ठीक है, शांत हो जाइए। पुष्पेंद्र जी, प्रदीप भाई से ये पूछना चाहता हूँ मैं तो, पुष्पेंद्र जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को यही बहुत बड़ी गंदी आदत है। ना तो कांग्रेस के नेताओं से सवाल करा मैंने,
ना मैंने कांग्रेस के आप प्रवक्ता से कुछ 2014 पूछा। से पहले मैं तो पैदा होना, मेरे साथ बैठे हैं। अपने नहीं आप भटनागर जी, भटनागर जी, राज शर्मा जी ये चीज स्वीकार तो कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कमी रही होगी, इसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, ये साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने मना कब किया? बता दें, क्या ये 2014 से पहला पैदा होना अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं या नहीं समझते? बिल्कुल सर, मेन आजादी 2014 के बाद मिली है भैया। तो आप भी आपने 2014 के तो बाद गुलाम बना रखा था आपने। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग। और हमारा तो संकल्प है, मतलब भटनागर जी, जो कुर्बानियां 1947 में हुई उनके कोई मायने नहीं कब्र रखती। में खोद के गाड़ देंगे। 2011 कांग्रेस की कब्र खोदनी है, कांग्रेस की कब्र खोद के गाड़नी है। ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने संकल्प ले रखा है। चलिए ठीक है, ठीक है भटनागर जी, सॉरी। कांग्रेस मुक्त भारत करना है। हेमंत सर 2014 से जब पैदा हुए थे, आप तो गौरवान्वित फील करते हो नहीं करते हो? 2014 के बाद तो राहुल गांधी पैदा हुए हैं। भटनागर जी ठीक है। अरे आप जैसा बेवकूफ इंसान नहीं मुझे मिला। भटनागर जी प्लीज, राज शर्मा जी नहीं, कोई नहीं है। आप और आपके नेता आप ऐसा नलायक कोई अब नहीं डाउन है। कर दीजिए, अब डाउन आप कर है- दीजिए। हेमंत सर बोलिए। बोल रहे हो आप। हाँ पुष्पेंद्र, देखिए कांग्रेस को अभी नई गुजरात में नई लीडरशिप में आगे बात करनी होगी और उनको जानना होगा कि उनके कौन लोग बीजेपी के समर्थन में जा रहे हैं और कौन लोग नहीं जा रहे हैं। उनको बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक, जिला, प्रदेश तक नेताओं को शामिल करना होगा, क्योंकि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन अपने नेताओं को आगे बढ़ाने की उनकी जो शर्तें हैं वो उनको परेशान करती है। नेताओं को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। कांग्रेस अपनी ही विरासत को खो रही है और अपनी विचारधारा से हट जाती है। मैंने कल भी बताया था कि इनके जो ओवरसीज चेयरमैन है पित्रोदा साहब, वो क्या कहते हैं, कांग्रेस आइडियोलॉजी पर बात करती है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मेरा एक सुझाव होगा कि अगर कांग्रेस अपने यहाँ, जैसे भाजपा में क्या है ना कि अपने ऊपर में एक लीडरशिप है भाजपा के ऊपर, और वो अपने ऊपर में किसी गार्जियन को मानते हैं, उनके बातों को फॉलो करते हैं। राहुल गांधी जी को भी अपने ऊपर में कुछ ऐसे नेताओं को रखनी पड़ेगी जो कांग्रेस के हित और कांग्रेस के बारे में, संविधान को लेकर के देश के मुल्क और देश की जनता की चाहत के बारे में बताए। हाँ, लेकिन सर यहाँ पर ना एक बात निकल के ये आ जाती है हेमंत सर, यहाँ पर मैं टोकना चाहूंगा, एक बात निकल कर ये आ जाती है कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन जब आपको याद होगा कि बीच में एक G20 करके गुट बना था, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, तो ये लोग क्या थे, खुद जमीनी स्तर पे नहीं उतरते थे, लेकिन वहीं बैठे बैठे आलोचना करते थे, क्योंकि इनको प्रमोशन नहीं मिल रहा था ना, इनको प्रमोशन नहीं मिल रहा था। हाँ भटनागर तो मैं कह रहा हूँ विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस को अपने लीडर को आगे करना होगा। अगर आप लीडर को आगे नहीं करेंगे तो क्या उससे होगी। इसलिए परिवारवाद का चर्चा हमेशा इसीलिए होता है कि परिवारवाद को अपने लीडरवाद को आगे बढ़ाइए। भाजपा में क्या है, वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है बार-बार। ठीक है, इतने शीर्ष पर है। ठीक है, हाँ भटनागर जी आप बोलिए। इसीलिए शीर्ष पर है। ठीक है भटनागर पुष्पेंद्र जी, भाजपा की सबसे बड़ी खासियत है तो अपने कार्यकर्ताओं को अहमियत देती है। ठीक है पुष्पेंद्र जी, मैं शर्मा जी के बीच में नहीं बोलना चाहता, मुझे ठीक है शर्मा जी सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब ले लूंगा, आप बोल देना, आपके बीच में बोलने नहीं दूंगा इनको, आपके बीच में बोलने नहीं दूंगा। भटनागर जी बोलिए। आपने G20 की बात करी, तो कांग्रेस की जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी है वो गांधी परिवार की है, राहुल गांधी उसके मालिक है, प्रियंका गांधी मालिक है, वो मालिक है। तो कपिल सिब्बल क्या बेचते हैं, गुलाम नबी आजाद क्या बेचते हैं, पायलट क्या बेचते हैं, ज्योतिराज सिंधिया क्या बेचते हैं, G20 के जो मुखिया थे, मुखिया थे और भारी भरकम एक प्रदेशों के जो नेतृत्व करता थे, वो G20 छोड़ के भागे। क्या राहुल गांधी की गाली सुनने के लिए, क्या राहुल गांधी के टाइम के लिए, कुत्ते को बिस्कुट खिलाने के लिए? पूछे आप भी खा ले राहुल गांधी। शर्मा जी, शर्मा जी टाइम टॉपिक नोट कर लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आपको सुना मैंने। हाँ, आप मेरे बीच में ना बोलिए, बिल्कुल शांति से। और देखो, आप कह रहे थे गुजरात में क्यों रखा अधिवेशन, गुजरात में दिमाग इसलिए लगाया अधिवेशन करने का कि वहां से प्रधानमंत्री आते हैं, उनकी जन्मस्थली है, गृह मंत्री की जन्मस्थली है, इसलिए आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई है, तो ये दिमाग लगाया है इन्होंने प्रधानमंत्री को टारगेट करके कि गुजरात में इसलिए रखा है इन्होंने अधिवेशन। नहीं भटनागर जी, दिमाग तो वैसे बीजेपी वालों ने भी लगाया है, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनके नाम पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने फायदा उठाया। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो कांग्रेस शायद उनको इतनी तवज्जो नहीं दे पाई, लेकिन बीजेपी ने वो काम करके कहीं ना कहीं राजनीति में अपना कदम आगे कर लिया। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सवाल करा। जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ी,
कि आपने देखा है कि कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई कार्यक्रम से पहले उन्हें पुष्प या गुच्छ चढ़ाया हो, पुष्प अर्पित करे हो या नमन करा हो? उनको कभी देखा है आपने? कभी देखा है इन्होंने जो महात्मा गांधी जिन्होंने कांग्रेस का निर्माण करा, जो कांग्रेस कहती है, हम नहीं कहते कि कांग्रेस कहती है, कांग्रेस का जो निर्माण करा वो महात्मा गांधी जी ने करा। मैं कहता हूँ कभी इन्होंने देखा है कि किसी शुभ आरंभ करने से पहले पार्टी में ये कभी महात्मा गांधी जी को पुष्प चढ़ाने गए हो? आज से पहले कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन्होंने नाम लिया हो? अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के आज ये इतने हितैषी बन रहे हैं तो स्टेच्यू पे क्यों नहीं गए? आज उनके बच्चों का हालचाल क्यों नहीं लिया? कहाँ है वो? आज राजनीति में कहाँ है वो? राहुल गांधी क्यों हो इस चीज के बारे में नहीं भटनागर जी अगर इस तरीके की बातें निकलकर सामने आती हैं तो अभी दिल्ली में आपकी नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, तो उन्होंने अपने दफ्तर से भगत सिंह और महात्मा गांधी जी की फोटो हटा दी थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने अपने जो सोशल मीडिया है उससे बताया भी कि हटाई नहीं है, इसी दफ्तर में है, लेकिन बात तो फिर भी वही हुई ना। देखिए जो देश के जो सर्वोच्च पद के जो उन्होंने बलिदान दिया है वो हम लोगों की मूर्ति हटाते नहीं है, इधर से उधर जरूर चेंज करनी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, जनता की पार्टी है, ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं है, ये अखिलेश यादव की पार्टी नहीं है, ये तो आपकी और मेरी पार्टी है, ये तो आम जनता की पार्टी है जो निर्णय करता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। ये नहीं एक ही परिवार और एक ही खानदान से बनेगा, और वो जो खानदानी अध्यक्ष पूछते हैं लोकसभा में खड़े होकर कि भाई आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कब नाम ले रहे हैं, ये भाजपा है। भाजपा को समझना आसान नहीं है। आज भाजपा को समझना तो ज्योतिराज सिंधिया जी से पूछिए, पाल साहब से पूछिए, जो जेपीसी के अध्यक्ष रहे उनसे पूछिए, इतने कांग्रेस के दिग्गज नेता आज लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी में, उनसे पूछे नेतृत्व क्या होता है। ठीक भटनागर जी, हाजिरी मारे नहीं। ठीक है भटनागर जी, राज शर्मा जी आ जाइए। की बात कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं भटनागर जी को नाबालिग मानता हूँ, जैसे अभी इन्होंने बीच में कहा था 2014 के बाद। इनके कर्नाटक के गृह मंत्री आज कह रहे थे कि कोई लड़की का छेड़ देता है तो कहते तो ये तो चलता रहता है बेंगलुरु में, ये तो आम बात है। ये इनके गृह मंत्री कह रहे हैं, ठीक है सुन लीजिए, कांग्रेस की बापू से आशीर्वाद, कर्नाटक का गृह मंत्री कह रहा है लड़की को छेड़ना कोई आम बात है। आपके नेता की फोटो थी। अरे आप नेता को छोड़ो, अपने कर्नाटक गृह मंत्री को संभालो। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। आपके नेता मेरे देश के अभिभावक की फोटो आशाराम बापू के संग थी, तो क्या मिली जुली थी? टोटू बताओ। नहीं राज शर्मा जी, ऐसे तो काफी पुरानी बात है, हर पार्टी की निकल कर जाएंगे, वो छोड़िए आप मिलने आशाराम बापू जी से, मुद्दे पर प्रियंका गांधी भी मिलने गई थी आशाराम बापू जी से, सोनिया जी भी मिलने गई थी आशीर्वाद लेने, गुजरात में सोनिया जी भी गई थी आशीर्वाद लेने प्रियंका बापू जी से, उसके बारे में तो बता दो। फोटो दिखाओ। तो अभी फोटो चलिए ठीक है, मुद्दे पा जाओ। राज शर्मा जी सवाल, भटनागर जी साहब, बापू पे जो केस है, भटनागर साहब क्या वो सप्लाई हो गया? ठीक है बात सुन लीजिए, इनका हाल है, बात सुन लीजिए। राज शर्मा जी, मेरा सवाल ये है, भटनागर प्लीज शांत हो जाइए। राज शर्मा जी सवाल ये है, मुझे इतनी सी बात बता दो कि मैंने देखा आशाराम बापू जेल गए थे, उससे पहले मैंने देखा प्रधानमंत्री जी मेरे अभिभावक हैं, उनकी भी फोटो थी, तो क्या आशाराम बापू से कोई था? ठीक है अब सुन लीजिए राज शर्मा जी अब मेरा सवाल ये है, अगर अधिवेशन हो रहा है और अधिवेशन में आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, भटनागर जी प्लीज शांत हो जाइए, अब डाउन कर दीजिए, ठीक है हेमंत जी, हाँ आप ही जवाब दे दीजिए क्योंकि वो तो सुन ही नहीं पा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से बीजेपी ने हमेशा आरएसएस के एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल पास रहकर राजनीति की है, ठीक है, और जैसे बीजेपी का नाम है ऐसे ही आरएसएस को भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया, या यूं कह लीजिए कि आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाया है। एक दूसरे ने कभी भी एक दूसरे को नहीं भुलाया, हालांकि बीच में मनमुटाव जरूर रहता था, ठीक है। अगर हम बात करें सेवा दल की, तो क्या कांग्रेस की एक बड़ी गलती रही है कि सेवा दल को शायद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा या बीजेपी के नेताओं के अलावा जनता नहीं जानती? बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस सेवा दल एक ऐसी दल थी जो पूरे देश के लोगों के बीच में जाकर सेवा का कार्यक्रम करती थी, और तब लोगों के अंदर एक विश्वास था। जैसे जैसे कांग्रेस सेवा दल का खात्मा होता चला गया, कांग्रेस की मुख्य शाखा ने जैसे जिसको उसको प्रायोरिटी देना बंद किया,
वो जनता से विमुख होते चले गए। देखिए, कांग्रेस सेवा दल और आरएसएस में थोड़ी सिमिलरिटी क्या है? आरएसएस, बीजेपी आज क्या है? बहुत एक संयमित, अनुशासित पार्टी है देश की, और ये अपने कार्यकर्ताओं को वैल्यू देती है। इसी वजह से बीजेपी आज शीर्ष पर है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। बीजेपी के इस बात को मानना पड़ेगा, अगर कांग्रेस को अपना जनाधार सुधारना है और अगर कांग्रेस को ठीक से लाना है तो उसे अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। देखना होगा कि संवैधानिक कौन कौन सी गलतियां की, जैसे 370 आप देखिए लोकसभा में कैसे पास हुआ था, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। 35 से देश के लिए बहुत बड़ा नसूर था। जब हम कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, तो फिर हम कश्मीर को कैसे एक संविधान और 2 विधान वाला हिसाब कर दिए थे? तो ये जो बातें आज भाजपा ने इसको मिटाई है, ये जनता के बीच में एक विश्वास गया है कि भाजपा वो पार्टी है जो देश को एकजुट रहना चाहती है। कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर आना होगा, उसे भी अपना एक गार्जियन रखना होगा। जैसे भाजपा ने आरएसएस को एक गार्जियन के रूप में महत्व दिया है, उसी तरह से कांग्रेस को भी अपने गार्जियन के रूप में अपने बड़े नेताओं को रखना होगा जो पार्टी छोड़कर चले गए। तो जब तक ये कार्य नहीं करेंगे तब तक ये जनाधार और ये विश्वास कायम नहीं हो पाएगा। ठीक है राज शर्मा जी, क्योंकि सेवा दल का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सेवा दल 1923 में सेवा दल का काम है पानी पिलाना। भटागर जी प्लीज सुन लीजिए, लोगों के लिए गेट खोलना। भटागर जी प्लीज सुन लीजिए, राज शर्मा जी चुप भी हो जाए करो। राज शर्मा जी प्लीज सवाल सुन लीजिए। कभी चुप भी हो जाए करो। सेवा दल राज में शर्मा जी। काफी मित्र हैं, मेरे घर में भी एक सेवा दल में है। आज 10 साल से पानी पिला रहे हैं और अधिवेशन में और झंडा फहरवाते सैल्यूट मारते हैं, टोपी पहन के। ये है अच्छा, कभी चुप भी हो जाए करो। ठीक है भटागर जी सुन लीजिए, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। राज शर्मा जी, 1923 में सेवा दल की स्थापना हुई, ठीक है, 2 साल बाद आरएसएस बना पानी पिलाने के लिए, ठीक है, लेकिन आज और उसके बारे में जितना पढ़ा भी मैंने, ठीक है, इतने अनुशासन वाले लोग उसमें रहते थे और लोग तो आज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कि पहचान वो नहीं मिल पाई, या फिर कांग्रेस की कुछ रणनीति की वजह से सेवा दल की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो क्या एक बड़ी गलती मानते हैं आप? मैं एक ही बात कहूंगा, मैं हेमंत भाई के बात से इत्तेफाक रखता हूँ। इससे ज्यादा शायद मुझे बोलने का अधिकार भी नहीं। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी चौधरी साहब कि हेमंत भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अब रही बात ये जो भटनागर साहब बैठते हैं, जिसके घर शीशे के होते हैं, उन्हें शीशे की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। इतना गुस्सा क्यों होते हो? देश के नागरिक हो, देश के नागरिक बन के रहो। काहे क्या हो जाएगा? देश संवेदनशीलता से गुजर रहा है, आप बतीसी दिखाते हो, दांत दिखाते हो। मैं नहीं दिखाना है। शर्मा जी, हम तो हंस के बात कर रहे हैं, हंस के वार्तालाप कर रहे हैं, हंस के जवाब दे रहे हैं हम तो आपको। आप ही गलत रहे हो, आप ही चिढ़ रहे हैं आप ही। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बता दो, मेरे एक बात पूछना है, उसकी सुनना और जवाब देना। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 से पहले ये सांपों का देश था, लोग भारत में जन्म लेने के लिए पाप समझते थे। क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हो? भाई इतना बताना मुझे। हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल या ना? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। एक सवाल पहले भी आपने करा था, आपने सवाल पहले भी प्रधानमंत्री पे करा था कि आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, आपने सवाल पहले भी करा था। मैं वही जवाब दूंगा, दोनों जवाब दूंगा, दोनों जवाब दूंगा, दोनों जवाब। मेरा समय दिया। हाँ ना, मैं पुष्पेंद्र जी, मेरा समय इनको दे देना, शर्मा जी को जवाब दे देना। एक मिनट सुनो सुशील शर्मा जी, मेरा समय, देश के प्रधानमंत्री सुबह हिंदी में बोलते हैं कि मेरा गरीब किसान, मेरा मजदूर भी सुन लो, इसलिए हिंदी में बोलते हैं। अब वो दूसरी भाषा में सुनने वाले कान में लगा के। शर्मा जी, कि 2014 राहुल गांधी नहीं, क्या सांपों के देश में पैदा हुए थे? कहता हूँ, अब आपने कही बीन वाली बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुन लीजिए, अब आपके जवाब दे रहा हूँ आपको, सुन लीजिए शर्मा जी, अब आपने कही बीन वाली बात, सुन लीजिए, आप सवाल पूछ रहे, जवाब नहीं दे रहे हो आप। मैंने बीन ही नहीं कहा, आप कहाँ सुनते हो? आप कहाँ सुन रहे हो मेरी बात? सुनना नहीं चाहते पूरी आप सुनना नहीं चाहते ना, आप सुनना नहीं चाहते। भट्टाचार्य साहब, एक मेरी फिर दोबारा कह रहा हूँ, मुझे इतना बता दो, 2014 से पहले मेरे देश के प्रधानमंत्री ने विदेश में जाके कहा था कि भारत
सांपों का बिच्छू का देश जाना जाता था। दूसरी बात, 2014 से पहले पैदा होना भारत में पाप समझा जाता था। संभवतः 2014 से पहले पैदा हुए हेमंत भाई भी 2014 से पहले पैदा हुए, अनुराग भाई भी 2014 से पहले पैदा हुए। पंडित राज शर्मा घमंड से कहता है 2014 से पहले पैदा हुआ। ये बताओ आप चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सुनिए शर्मा जी, 2014 से पहले वक्फ बोर्ड बनाया आपने। अरे शर्मा जी, 2014 से पहले अल्पसंख्यक आयोग बनाया। ठीक है 2014 से पहले पूर्वांचल पूरा क्रिश्चियन में करा दिया। अनुराग जी, 2014 से पहले पूरा पंजाब को क्रिश्चियन बना दिया। जो सवाल ठीक है, अब डाउन कर दीजिए, लास्ट सवाल ले लीजिए। अनुराग जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ अनुराग जी, अगर हम गुजरात की स्थिति पर बात करते हैं तो 1985 में 149 सीटें कांग्रेस के पास थी। ठीक है, धीरे धीरे 37 साल के अंदर ग्राफ इतना गिर गया कि आज 12 सीटें वहां पर कांग्रेस के पास है। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब पिछले चुनाव को ही देख लीजिए, बहुत सारी सीटें कांग्रेस की कम हो गई, क्योंकि इसकी वजह ये रही कि जो आम आदमी पार्टी है उसने काफी वोट खाए। अब आप देखिए, इतने साल से भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो उसका कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई। लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़के और करीब 11-12% वोट ले गई, 5 सीट भी ले गई। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस पे कोई भरोसा नहीं करना चाह रहा था शायद गुजरात में। तो ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि वो क्या आगे ऐसी रणनीति अपनाए, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़े कि जिससे जो लोग हैं वो तीसरी पार्टी की तरफ ना रुक करके और कांग्रेस की तरफ आए। ऐसे ही दिल्ली में भी हुआ, आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुना, कांग्रेस को नहीं चुना। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस की जमीन छिनती चली जा रही है। जो अन्य पार्टियों जो है वो उसकी जमीन ले रही है, भाजपा भी ले रही है, दूसरी पार्टियां भी ले रही है, क्षेत्रीय पार्टियां। तो ये कांग्रेस को सोचना है कि कैसे लोगों को अपने साथ जोड़े। जैसे सेवा दल है, क्या सेवा दल को फिर से एक एक्टिव किया जाए और फिर से उसको एक वो तवज्जो दी जाए, शायद इससे कांग्रेस बढ़ जाए। या एक सब्सक्रिप्शन ड्राइव किया जाए कि जो भी कांग्रेस में शामिल होना चाहता है, जो कांग्रेस का मेंबर बनना चाहता है, वो मेंबर बन सके 1 रुपए देके या 2 रुपए देके, या जो भी वो तय करें। तो ये चीजें होती है जो एक आम आदमी को जोड़ती है। फिर आम आदमी के मुद्दे उठाए, किस तरीके से आम आदमी के मुद्दे उठाने हैं। फिर अब कांग्रेस यहाँ पे भी कंफ्यूज रहती है कि भाई सॉफ्ट हिंदुत्व करना है या फिर भाजपा की जो हिंदुत्व की जो रणनीति है उसको कैसे काउंटर किया जाए। उस पर भी कांग्रेस को सोचना होगा कि क्या करना है। कि भाई जैसे वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो ये बोलते हैं, या ये 3 तलाक हटाया उसके खिलाफ जो कांग्रेस बोल रही थी, मेरे हिसाब से क्या पता ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही थी। ठीक है राजशर्मा जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल है और कोई बीच में नहीं बोलेगा, आपको जवाब देना उसका। ठीक है, सबसे पहला तो ये कि आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके खड़गे साहब, उन्होंने बोला कि बीजेपी वाले और जो संघ के लोग हैं वो गांधी जी के चश्मे, गांधी जी की छड़ी चुरा सकते हैं, लेकिन उनके आदर्श और उनके विचार कभी नहीं चुरा सकते। ठीक है, और जब विचारों की बात आती है तो इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं सबके अलग अलग विचार हैं। ठीक है, तो इंडिया गठबंधन का बनना, उसमें कांग्रेस का शामिल होना सिर्फ इस वजह से कि बीजेपी को रोकना है, या फिर सभी के विचार बिल्कुल एक जैसे थे? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए पुष्पेंद्र भाई, मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती और उस स्टेज पे नहीं होती जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बैठे। सबसे बड़ा झूठ तो यही है, तुम जननायक कह रहे हो राहुल गांधी को, जो नेता विपक्ष बना दिया आपने। अच्छा बाबू, कभी सुधरोगे नहीं सुधरोगे? नहीं, अच्छा बाबू, कभी सुधरोगे नहीं सुधरोगे? लास्ट समय चल रहा है। ठीक है, समय कम है, जवाब हो जाए। पार्टी का नेता बोल रहा है जो सत्ता में है और बोलने नहीं देते, काय गुस्सा होते हो? कभी चुप भी हो जाए करो। हम तो 99 पे आ रहे हैं, अगर 25 और लिया तो सरकार बनाएगा, 99 में सरकार बना करो। अब बताओ चौधरी साहब, मैं क्या कहूँ? 99 चुप हो जाओ तो कहूँ। जननायक इनके सरकार बना लेते, जननायक इनके। चलिए ठीक है, राहुल गांधी झूठ, हिमाचल झूठ। चलिए ठीक है, समय कम है और आप सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा। आप हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस का 84वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में शुरू हो चुका है। आज और कल ये जारी रहेगा। क्या कुछ आगे की रणनीति कांग्रेस बनाती है
और जो आगे के आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, किस तरीके से पार्टी नई मजबूती के साथ, नई उमंग के साथ मैदान में उतरेगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।